हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 29 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट improves immunity to a particular disease. Second, vaccine is made up of agents that resembles disease causing microorganisms. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वैक्सीन क्या है? एक टाइप की बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर डिसीज के सामने हमें इम्यूनिटी जो है वो मिलती है। इट इम्प्रूव्स अवर नेचुरल इम्यून सिस्टम, राइट। हमारी जो ओरिजिनल इम्यून सिस्टम है उसी को ये इम्प्रूव करती है उस डिसीज से फाइट करने के लिए। एंड ये वैक्सीन जो है, कोई भी वैक्सीन हो, वो किससे बनती है? तो जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसी के जैसे एजेंट से बनाई जाती है ये वैक्सीन, बट दैट रिसेंबल्स द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट इट कैन फाइट टू improve the immunity system. So both the statements are correct. Answer is C, both 1 and 2. So हमारे जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि कोविड वैक्सीन लाइकली इन अर्ली 2021. Question number 2, which of the following statement is or are correct about Essential Commodities Amendment Act 2020? First, it provides that central government will regulate the supply chain of food articles under extraordinary circumstances. Second, central government will impose stock limit on agriculture produces based on availability of production. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज ए, 1 ओनली। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट जो अभी रिसेंटली जो 3 फार्म बिल्स पास हुए हैं उसमें से एक है, उसके अंदर ये एक प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ये एग्जाम्पल्स भी मेंशन है जैसे कि वॉर, देन फेमाइन, देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक स्टॉक लिमिट जो है वो रखेंगे कि मैक्सिमम इतना ही स्टॉक आप रख सकते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड इज इनकरेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है उसके अंदर रीजन दिया गया है कि कौन से बेसिस के ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक लिमिट तय करेगी। तो यहाँ पे बेस दिया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। ये बेस जो है वो इनकरेक्ट है, because the central government will decide on the stock limit based on the price rise. उसकी प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक लिमिट तय करेगी। तो उसके अंदर दो कंडीशंस है। फर्स्ट, कि अगर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उसके अंदर 100% से ज्यादा प्राइस राइज होता है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए 100% से ज्यादा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो नॉन पेरिशेबल फूड आर्टिकल्स है उसके अंदर अगर 50% से ज्यादा प्राइस राइज होता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर 100% एंड नॉन पेरिशेबल फूड आर्टिकल्स के अंदर 50% से ज्यादा अगर प्राइस राइज होता है, तो ऐसे कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक लिमिट इंपोज करेगी, राइट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है ये बेस इनकरेक्ट है, इस वजह से ये पूरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए, 1 ओनली। प्रेसिडेंट ने तीनों बिल्स जो है उसको असेंट दे दिया है एंड नाउ ऑल द बिल्स हैव बिकम एक्ट। तो अभी भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा है कि विल फाइट न्यू फार्म एक्ट्स लीगली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ही कैन डैश। मतलब कि जब पार्लियामेंट कोई बिल पास कर देता है और जब इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो वो कौन से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। यहां पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट, withhold his assent for the constitutional amendment bills. Second, return the bill for reconsideration if it is not a money bill. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर प्रेसिडेंट को कंपलसरी अपना असेंट जो है वो देना ही पड़ेगा।
he can neither withhold his assent nor he can return the bill for the reconsideration, राइट। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि अगर कोई भी बिल हो, इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, मतलब मनी बिल के अलावा जो ऑर्डिनरी बिल्स है, ऐसे केस में वो पार्लियामेंट को बिल जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। बट अगर मान लो कि पार्लियामेंट फिर से उसे विथ या फिर विदाउट अमेंडमेंट पास करती है, देन द प्रेसिडेंट इज नेसेसरीली बाउंड टू गिव हिज असेंट। मतलब कि अगर दूसरी बार पार्लियामेंट वो बिल जो है विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स प्रेसिडेंट को भेजता है, देन प्रेसिडेंट को उसके ऊपर उनकी सम्मति जो है वो देनी ही पड़ेगी। तो सेकंड जो है वो करेक्ट है, आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट ने तीनों बिल को असेंट दे दिया है, इस वजह से ये पावर्स जो है वो आपको पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज यूपीएससी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, it consists of a chairman and 9 other members appointed by the president. Second, president determines the conditions of service of the chairman and members of the UPSC. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहां पे ये फ्रेज मेंशन किया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि यूपीएससी के मेंबर्स कितने होंगे। इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट कि जो ये डिटरमाइन करता है कि हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी देयर इन द यूपीएससी, राइट। तो ये प्रेसिडेंट का काम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रक्चर तय करेंगे कि कितने मेंबर्स होंगे यूपीएससी के अंदर। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। सो आंसर इज बी, सेकंड ओनली। यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम है, आप सभी को पता है 4 अक्टूबर को। उसको लेके काफी सारे लोगों ने कोर्ट के अंदर ये पिटिशन फाइल की है कि एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए। सो कोर्ट ने यूपीएससी के पास ये आंसर मांगा है कि व्हाट इज योर स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर? फर्स्ट, it is a special council to promote freedom of speech and expression across the world. Second, it is an intergovernmental body within United Nations. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, इट इज विद इन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसकी बॉडी है। अब इसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स जो है उनका काम क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एनफोर्समेंट एक्टिविटीज है वेरियस स्टेट्स के अंदर, तो उसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और अगर कहीं जगह पे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है तो ऐसे वायोलेशन को भी एड्रेस करना किसका काम है? ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का काम है, राइट। सो इट डज नॉट नेसेसरीली प्रमोट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओनली। इसका मेन काम क्या है? ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। उसके अंदर 42 अराउंड 40 to 50 मेंबर कंट्रीज भी है विद इन द यूनाइटेड नेशंस। आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो ये स्पेशल रिपोर्टर जो है उन्होंने रिसेंटली दिल्ली के अंदर ये विजिट की है। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने, स्पेशली उनका नाम है बालाकृष्णन राजगोपाल। दिल्ली के अंदर जो स्लम ड्वेलर्स को, अभी जो दिल्ली रेलवे है उसके आसपास के स्लम ड्वेलर्स को एविक्ट किया गया था, उसका ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन को एड्रेस करने के लिए ये बॉडी जो है उन्होंने इस इश्यू को एड्रेस किया है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूटेंट विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, it is heavier than air. Second, its sources are volcanoes and fires. Third, it can cause carbonic rain in highly polluted areas. And fourth, it is released in highest quantity by stubble burning. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज द राइट पॉल्यूटेंट जो ये सभी डिस्क्रिप्शन को मैच करता है। इट इज हैवियर देन एयर।
अब आपको पता है कि जहां से स्मोक सबसे ज्यादा रिलीज होता है, तो वहां पे सबसे भारी अमाउंट में क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सो वॉल्केनोज एंड फायर्स आर द सोर्सेज। अब फायर के साथ आप ये भी कनेक्ट कर सकते हैं कि स्टबल बर्निंग ये भी एक टाइप का फायर ही है, और उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। ये सारी चीजें भी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? हाईएस्ट क्वांटिटी, सो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पॉल्यूटेड एरियाज है, अगर वहां पे रेनफॉल होगा, देन इट मे बी अ कार्बनिक रेन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो हर एक डिस्क्रिप्शन में ये जो है इट इज सुटेबल। आंसर इज ए। किसी ने ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की है। आप सभी को पता है कि स्टबल बर्निंग जो है इट इज मोर और लेस 60% रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिल्ली एयर पॉल्यूशन। और ये दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन जो है जिसके अंदर 60% शेयर जो है वो स्टबल बर्निंग का है, ये सबसे ज्यादा इश्यू कहां पे होता है? पंजाब हरियाणा में, स्पेशली इन दी हार्वेस्टिंग सीजन। Question number 7. Which of the following is or are related to persons with disabilities? First, reservation in government jobs and educational institutions. Second, Accessible India campaign. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों जो है इट इज रिलेटेड टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। अब देखिए ये रिसेंटली जो राइट टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट बना था 2016 में, उसके अंदर जो डिसेबल्ड पर्सन्स है उनको काफी सारे राइट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो अर्लियर जो एक्ट था उसके अंदर सिर्फ 7 टाइप की डिसेबिलिटीज जो है उसको डिफाइन किया गया था, जिसको इस पर्टिकुलर एक्ट में इंक्रीज किया है अप टू 21 डिसेबिलिटीज। सो अभी ये एक्ट जो है वो 21 टाइप की डिसेबिलिटीज को कवर करता है। उसके अंदर अर्लियर जो एक्ट था वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर 3% रिजर्वेशन का प्रोविजन था, जिसको रिसेंट एक्ट के अंदर इंक्रीज किया है। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 4% एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर 5% इंक्रीज किया है। और काफी सारे प्रोविजंस है दैट कैन बेनिफिट द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जैसे कि उनके लिए एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, स्पेशल कमिश्नर फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और उसके लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया है। अलॉन्ग विद दैट ये कैंपेन जो है इट इज ऑल्सो फॉर द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, जो पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक एमिनिटीज जो है उनको एक्सेस कर सके, इसलिए उनके लिए ये कैंपेन बनाया गया है। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। अब लास्ट ईयर जो यूपीएससी की रिक्रूटमेंट हुई थी उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर 796 एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज थी। अब उसके अंदर ये टोटल वैकेंसी जो है वो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन आपको पता है जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 4% कोटा इज रिजर्व्ड फॉर दी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, और लास्ट ईयर यूपीएससी ने 24 पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज को रिक्रूट किया था। सो इट डज नॉट मैचेस विद दी कोटा। तो इस वजह से ये जो दिल्ली के अंदर एक बॉडी है उन्होंने यूपीएससी के खिलाफ ये केस जो है वो फाइल किया है कि उन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंदर ये कोटा जो है उसे फॉलो नहीं किया है। तो इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी को ये कहा है कि अगर आप इसके ऊपर इस इश्यू को जल्दी से एड्रेस नहीं करेंगे देन वी विल रिजर्व द रिजल्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स दैट इज टू बी कंडक्टेड ऑन दिस संडे, दैट इज 4 अक्टूबर। यूपीएससी का कहना यह है कि कुछ कैडर्स ऐसी है, कुछ पोस्ट ऐसी है कि जहां पे हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को रिक्रूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आईपीएस है, डेनिप्स कैडर है, तो ऐसी कैडर के अंदर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अपॉइंट नहीं कर सकते, इसलिए ये यूपीएससी का आर्गुमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, रिजर्वेशन फॉर वुमेन is provided at which of the following level or levels of government? First, central government, second, state government, and third, पंचायती राज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड ओनली। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। वहां पे कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कि वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है सीट्स इन द लेजिस्लेचर।
कंटेक्स्ट ये है सीट्स इन द लेजिस्लेचर, राइट। पंचायती राज के अंदर आप सभी को पता है कि एज पर दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर आर्टिकल 243D जो है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि 1/3 सीट्स इन दी पंचायती राज आर रिजर्व्ड फॉर दी वुमन। इस वजह से ये आंसर होगा सी, थर्ड ओनली। आसाम्स ओनली वुमन सीएम पासिस अवे, ये आर्टिकल जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से ये डिबेट चल रही है कि पार्लियामेंट के अंदर वुमन जो है उनको सीट्स के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बिकॉज इंडिया के अंदर इट इज ऑलमोस्ट 11% रेशियो कि सिर्फ 11% वुमन है हमारी पार्लियामेंट के अंदर, तो वुमन रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी कम है। अगर हम अफ्रीकन कंट्री का एग्जांपल ले, अफ्रीका के अंदर जो कंट्री है रवांडा, उसके अंदर उसका जो लोअर हाउस है वहां पे 61% रिप्रेजेंटेशन जो है वो वुमन का है, राइट। तो अगर अफ्रीका का ऐसा छोटा देश भी ये स्टेप ले सकता है तो इंडिया को भी वुमन को रिजर्वेशन देना चाहिए इन दी सीट्स ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज नॉट अ मेंबर, सॉरी, इंडिया इज नॉट अ मेंबर और सिग्नेटरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट, comprehensive nuclear test ban treaty, second, non proliferation treaty, थर्ड, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों के अंदर इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है या फिर सिग्नेटरी नहीं है। सीटीबीटी के अंदर आपको पता है कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। सो उसके एनेक्स्चर सेकंड के अंदर टोटल 44 कंट्रीज है। अब उसके अंदर ये प्रोविजन है कि अगर ये 44 कंट्रीज इस ट्रीटी को साइन कर लेते हैं, उसको रेटिफाई करेंगे, उसके बाद ही इस ट्रीटी को एनफोर्स किया जा सकता है। सो आउट ऑफ 44 नेशंस, 36 नेशंस हैव ऑलरेडी रेटिफाइड दिस ट्रीटी, लेकिन 8 कंट्रीज ऐसे हैं कि जिन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया, एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। अब जब एनपीटी की बात करें, सो देयर आर टोटल 5 कंट्रीज जिन्होंने एनपीटी को रेटिफाई नहीं किया, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान। तो ये 5 कंट्रीज जो है इन्होंने अभी तक एनपीटी को साइन नहीं किया। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है उसका भी इंडिया मेंबर नहीं है। एक्चुअली इन 2008 जब इंडिया ने एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसके मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो उसके अंदर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है उन्होंने ये कहा था कि इंडिया जब तक एनपीटी को साइन नहीं करेगा, जब तक इंडिया जो है वो एनपीटी को रेटिफाई नहीं करेगा, तब तक इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं बन सकता। तो इंडिया जो है वो एनएसजी का भी मेंबर नहीं है। आंसर इज डी, 1, 2, 3। सो रिसेंटली जो जसवंत सिंह है उनकी डेथ हो गई है। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर कौन से काम किए थे उसको मेंशन किया है। ही हैज बीन द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और उनके टाइम पे जो इन्होंने ये ट्रीटीज जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी उसका मेंशन है। तो इस ट्रीटीज के लिए उन्होंने क्या काम किया था वो भी मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is or are correct about right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013? First, it gives rise to new cause of action to question of legality of concluded proceedings of land acquisition। मतलब कि जो ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन के केसेस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, ऐसे केसेस को इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को फिर से एक्शन लेना होगा। सेकेंड, अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट हैज टू पे हायर कंपेंसेशन एज कंपेयर टू द अर्लियर एक्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए ये जो 2013 में एक्ट बना था, इट इज एन अमेंडमेंट एक्ट। ओरिजिनल एक्ट जो है वो बनाया गया था 1894 में, ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। अब उसके अंदर जब 2018 में इस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा था कि अर्लियर एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी केस को डिस्पोज किया है उन सभी केस के ऊपर अभी कोई सुनवाई नहीं होगी, वो डिसीजन जो है वो फाइनल रहेगा। ये नया एक्ट जो है
उसके ऊपर जितने भी केसेस है उससे रिलेटेड, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट देगी। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा, सेकंड जो है वो करेक्ट है, और यहीं से ये इश्यू स्टार्ट होता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट में जो कंपेंसेशन की अमाउंट है इट इज हायर देन द अर्लियर एक्ट। तो इस वजह से यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी की लैंड एक्वायर की है लेकिन उस लैंड को गवर्नमेंट ने अभी तक पजेस नहीं किया, इफ द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन द possession or the government has not paid compensation for the 5 years, मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने 5 साल से कंपेंसेशन पे नहीं किया है तो ये पूरी एक्विजिशन जो है इट विल गेट लैप्स्ड। मतलब कि गवर्नमेंट ने जो लैंड एक्वायर की है अगर ये दोनों चीजें इसमें पाई जाती है देन द लैंड विल बी गिवन टू द लैंड ओनर, मतलब उसका जो ओरिजिनल ओनर है उसको वापस दी जाएगी ये लैंड जो है, राइट। तो यहां से ये इश्यू स्टार्ट होता है कि ये दोनों कंडीशन जो है उसका गवर्नमेंट गलत इस्तेमाल कर रही है, तो इस वजह से ये कंट्रोवर्सी में है। तो सेकंड इज करेक्ट, आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो जो चीफ जस्टिस है शरद ए बोबडे, उन्होंने ये कहा है कि अरुण मिश्रा के टाइम पे ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसके ऊपर जो जजमेंट दिया गया था उसको लेके गवर्नमेंट जो है उसका मिसयूज कर रही है। लैंड एक्विजिशन ऑर्डर गिफ्टेड गवर्नमेंट अ लैक्सिटी। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी ये सारे प्रोविजन है और कंट्रोवर्सी है, काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।